हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जोरावर क्लासेस पर। सबसे पहले जिन बच्चों ने अभी पहली बार ये क्लास ली है या जो पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं उनको बता दूं कि जो कंटेंट है वो आपको ऐप पर मिलेगा। कौन सी ऐप? द जोरावर क्लासेस। और उसमें आपको ये लोगो स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो आप लोग प्ले स्टोर में जाकर जोरावर क्लासेस इस ऐप को जो है डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद इससे कंटेंट जो कोर्स है वो परचेज कर सकते हैं फॉर KVS एग्जाम, जिसका 15 मार्च तक जो प्राइस है वो 2,999 रखा गया है, अराउंड 3,000, जो कि इतना बड़ा अमाउंट नहीं है। मैं समझती हूँ अगर आपको KVS की जॉब चाहिए तो इतना थोड़ा सा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो चलिए गाइस, आगे देखते हैं अपनी वीडियो को, जिसमें हमारे 10 क्वेश्चन होंगे डेली की तरह। और एक चीज और, अगर आपको ऐप को ढूंढने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आपको वो मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय प्लस करिकुलम फॉर स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन, यानी कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स भी बोलते हैं, जिनको हम CWSN चिल्ड्रन बोलते हैं। तो इनके लिए जो प्लस करिकुलम है ये क्या होता है, ये आपको बताना है। फर्स्ट है एडिशनल करिकुलम फॉर स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन, कि एडिशनल करिकुलम हो गया स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन के लिए। करिकुलम ऑन स्किल एरियाज विच आर स्पेसिफिक टू स्पेशल डिफिकल्टीज ऑफ CWSN, यानी कौशल क्षेत्रों पर पाठ्यक्रम जो कि CWSN की विशेष कठिनाइयों के लिए विशिष्ट है। या फिर ए मॉडिफाइड करिकुलम फॉर एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, या फिर आपने करिकुलम को थोड़ा सा चेंज कर दिया है इन बच्चों के लिए। लेसन्स और एकेडमिक कंटेंट मेंट फॉर CWSN, या फिर कुछ लेसन या फिर एकेडमिक कंटेंट जो होता है उसमें आपने चेंज कर दिया, बदलाव कर दिया है, या फिर उसको लेकर आए हैं अलग से, तो वो होगा CWSN के लिए। तो ये बताना है। तो देखिए, इसका जो प्लस करिकुलम का मतलब होता है, तो जितनी भी स्किल्स चाहिए होती है किसी बच्चे को, सपोज एक बच्चा है जो कि जिसको विजुअल इंपेयरमेंट है, तो अगर उस बच्चे को स्पेसिफिक स्किल्स क्या चाहिए भाई, उसको ब्रेल आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसको जो है जो अपनी डेली एक्टिविटीज होती हैं वो सब करनी आनी चाहिए, वो आराम से चल सके, वो अपने काम जो है वो खुद कर सके। तो कुछ ऐसे स्किल एरियाज होते हैं जिन पर फोकस करने की जरूरत है, जो उसको डे टू डे लाइफ में हेल्प भी करें। तो ऐसे करिकुलम ऑन स्किल एरियाज विच आर स्पेसिफिक टू स्पेशल डिफिकल्टी ऑफ CWSN, जैसे जो विजुअल इंपेयरमेंट वाले बच्चे हैं उनके लिए अलग स्किल्स हो सकती हैं। जो हियरिंग इंपेयरमेंट वाले बच्चे हैं, यानी कि जिनको श्रवण बाधित जो बच्चे होते हैं, उनके लिए अलग जरूरतें या अलग स्किल्स चाहिए होती हैं डेली रूटीन्स को, उनको मतलब डे टू डे एक्टिविटीज को करने के लिए कुछ स्पेशल स्किल्स होती हैं। तो उन स्किल्स का जो करिकुलम होता है उसको हम बोलते हैं प्लस करिकुलम। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, if anyone of your student complains of injustice and she has been awarded less marks, अगर कोई आपकी क्लास में ये कहता है कि ठीक है सर, मेरे को सर या मैडम आपने मेरे को इतने नंबर दिए हैं जो कि मुझे लगता है गलत है, इनजस्टिस हुआ है मेरे साथ, यानी कि मैंने जो सेम लिखा है। देखो, इनजस्टिस कब कह सकता है बच्चा? जब बच्चे को लगता है कि आपने जो मैंने लिखा है सेम ऐसा ही किसी और ने भी लिखा है, तो आपने उसको तो पूरे नंबर दे दिए लेकिन मेरे को आपने नंबर नहीं दिए, तो वो वाली बातें हैं। तो आप इस केस में क्या करेंगे? आप जस्टिफाई करेंगे कि नहीं मैंने तो ठीक किया है ना, दिए गए मूल्यांकन को सही ठहराएंगे। जबकि यहाँ पे बच्चा जो है कंप्लेन कर रहा है, आस्क हिम और हर टू माइंड हिज और हर बिजनेस, आप उसको कहेंगे कि अपना काम अपने काम से काम रखो, हमें इससे मतलब नहीं है, मैंने जो नंबर दे दिया वो फिक्स है। आस्क हर टू रिपोर्ट टू द प्रिंसिपल एज पर रूल्स, आप उसको कहेंगे ठीक है जो रूल है उसके अकॉर्डिंग तुम जाओ प्रिंसिपल के पास शिकायत कर दो। अलाउ कंपैरिजन ऑफ हिज और हर स्क्रिप्ट विद अदर, या फिर आप अलाउ करेंगे कि वो अपनी स्क्रिप्ट जो भी उसने लिखा है उसको आप दूसरे से कंपेयर कर सकते हो। देखो, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर थोड़ा सा बच्चा इनजस्टिस की डिमांड कर रहा है कि आपने इनजस्टिस किया है। ऑब्वियसली अगर आप उसको ये कहेंगे कि मैंने जो किया है वो ठीक किया है, बस यही है, तो इससे काम नहीं चलेगा। ये तो डांटना फटकारना तो है ही नहीं कि नहीं तुम अपने काम से काम रखो, हमें मतलब नहीं है। दूसरा है कि आप उसको कहेंगे जाओ प्रिंसिपल के पास रिपोर्ट कर दो। इससे फायदा क्या होगा? प्रिंसिपल को रिपोर्ट करने से क्या फायदा होगा? अकॉर्डिंग टू मी आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी, कि आप बच्चे को अलाउ करोगे, ठीक है बेटा, आपको अगर इनजस्टिस लग रहा है तो आपने उन बच्चों को बुलाया, आप कंपेयर करो, मैंने कहा आपके साथ इनजस्टिस किया है, तो इतना आप थोड़ी सी उसको ऑटोनॉमी दोगे यहाँ पर, ताकि उसके डाउट जो है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि उसका जो इनजस्टिस की फीलिंग आ रही है उसको यहीं से क्लियर होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ए गुड डायग्नोस्टिक टेस्ट टेल अस अबाउट, जो एक अच्छा नैदानिक परीक्षण होता है किसके बारे में बताता है? द लेवल ऑफ अकम्पलिशमेंट ऑफ चिल्ड्रन, कि बच्चों ने कितना अकम्पलिश कर लिया है, कितनी उन्हें सिद्धि प्राप्त कर ली है। द क्वालिटी ऑफ क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, की कक्षा निर्देश की गुणवत्ता कैसी है। द एरिया ऑफ चिल्ड्रंस वीकनेस एंड प्लॉजिबल रीजंस, या फिर बच्चों की कमजोरी का क्षेत्र और प्रशंसनीय कारण क्या है वो। या फिर द इफेक्टिवनेस ऑफ द टीचर, या फिर टीचर जो है वो कितना इफेक्टिव रहा है, इस चीज को बताएगा गुड डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो देखिए, डायग्नोसिस हम क्यों करते हैं?
है ना, एक तरह का नैदानिक परीक्षण होता है जिसमें हम ये जानना चाहते हैं कि बच्चों को एक्चुअल में क्या उसके वीकनेस है, क्या उसके पॉजिटिव पॉइंट्स है, क्या उसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, और उसके बाद हम क्या रेमेडियल कर सकते हैं। कोई डिफिकल्टी आ रही है, उसके बाद ही आप डायग्नोसिस करेंगे कि किस तरह की डिफिकल्टी है, क्यों आ रही है ना। तो आप ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बच्चे की कमजोरी का क्षेत्र पहचानेंगे और जो भी कारण होगा, जो भी रीजंस होंगे, प्रशंसनीय अलग गलत है, मतलब जो भी उसके रीजंस होंगे, वैलिड रीजंस होंगे, उनको आप जानने की कोशिश करेंगे और उसके बाद आप रेमेडियल टीचिंग के लिए आगे बढ़ेंगे। तो ये होता है डायग्नोस्टिक टीचिंग। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हियरिंग इंपेयर्ड चिल्ड्रन एग्जिबिट। तो जो श्रवण बाधित बच्चे होते हैं वो किस तरह का प्रदर्शन करते हैं, तो ये आपको बताना है, किस तरह की चीजें उनको मतलब डिफिकल्टी आती है या कुछ क्या शो करते हैं, ये आपको बेसिकली क्वेश्चन में बताना है। बैरियर्स इन कम्युनिकेशन बाय लैंग्वेज, वो लैंग्वेज के थ्रू जो है कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। बैरियर इन मूविंग अराउंड, इधर उधर घूमने में रुकावट होती है। इंडिविजुअल सेल्फ केयर स्किल्स में प्रॉब्लम होती है। बैरियर्स इन टेक्टाइल स्किल्स, टेक्टाइल स्किल्स का मतलब होता है जब किसी चीज को आप छूकर जो है महसूस कर सकते हैं, उसको स्पर्शनीय जो चीज होती है उसको टेक्टाइल बोलते हैं। तो कहां पर उसको बैरियर आएगा ये आपको बताना है। देखो हियरिंग इंपेयरमेंट है, यानी कि सुनने में प्रॉब्लम है। तो देखिए जब हमें सुनने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, हम सुन ही नहीं पाए हैं, तो हम किसी से बात क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली यहां पर कम्युनिकेशन की उसको ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर, कि भाषा द्वारा संचार में उसको बहुत ही ज्यादा बाधा आएगी। अब मूविंग अराउंड में तो दिक्कत नहीं होगी, वो तो विजुअल इंपेयर बच्चों को होती है। इंडिविजुअल सेल्फ केयर की यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि सुन नहीं रहा है, लेकिन अपने काम तो कर ही सकता है ना इजीली। स्पर्श नहीं है, महसूस करने मतलब टच करने वाली जो चीज है ही नहीं, यहाँ पर टच करके तो उसको प्रॉब्लम होगी नहीं टच में, उसको बेसिकली कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आएगी लैंग्वेज का यूज करने में। हियरिंग इंपेयरमेंट है, किसी की लैंग्वेज उसको समझ में नहीं आ रही है, तो वो वाली चीजें हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है when the learning outcomes of students are ensured with employment of less resources and effort। जब बच्चों के लर्निंग आउटकम यानी कि जो आपने सीखने के जो परिणाम आप चाहते थे कि बच्चा इस आउटकम के साथ आपके सामने आए, तो वो आपके आ जाते हैं और बिल्कुल आपने लेस रिसोर्सेज का यूज किया, आपके एफर्ट भी कम थे ऑन द पार्ट ऑफ टीचर एंड मोर इनिशिएटिव फॉर सेल्फ लर्निंग इज एविडेंट। और यहाँ पर सेल्फ लर्निंग बच्चे ज्यादा करते हुए पाए गए, उन्होंने इसके थ्रू लर्निंग आउटकम्स वो कंप्लीटली उन्होंने अचीव किए। तो लेकिन टीचर ने एफर्ट बहुत कम किया और बहुत ही कम रिसोर्सेज का यूज किया, लेकिन सेल्फ लर्निंग बहुत ज्यादा थी। तो ये क्या डिफाइन करता है कि यहाँ पर टीचर जो है वो क्या था, ये बताना है। यहाँ पर टीचर सक्सेसफुल हुआ, वो इफेक्टिव था, मतलब टीचर यहाँ पर सक्सेसफुल है, सफल है, इफेक्टिव है, इंटेलिजेंट है या फिर प्रैक्टिकल है। देखो प्रैक्टिकल और इंटेलिजेंट को भूल जाओ, अब यहाँ पर दो चीजें बचती हैं कि सक्सेसफुल है टीचर या फिर इफेक्टिव है। तो सक्सेसफुल तो बच्चा हुआ है ना, टीचर ठीक है, टीचर सक्सेसफुल होगा वो चीज अलग है, लेकिन कहते हैं ना हम यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर टर्म्स को आपको पकड़ना होगा। तो यहाँ पर टीचर जो है वो इफेक्टिव रहा है, वो बहुत ही प्रभावी रहा है अपने शिक्षण में, तो ये हम कह सकते हैं क्योंकि उसका प्रभाव इतना ज्यादा था कि बच्चा सेल्फ लर्निंग के लिए मोटिवेट हो गया। यहाँ पर बच्चा सेल्फ लर्निंग की और बच्चे ने खुद अपना काम लर्निंग आउटकम्स जो है उनको अचीव करने में उभरा। उसके ऊपर लेस रिसोर्सेज का भी यूज किया, मतलब रिसोर्सेज को भी अच्छी तरह से उसने मैनेज किया कि कम रिसोर्सेज में काम करवा दिया। तो द टीचर इज वेरी इफेक्टिव। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, पीयर ग्रुप इंटरैक्शन इन ए क्लासरूम हेल्प्स इन। जो पीयर ग्रुप इंटरैक्शन होता है क्लासरूम में वो किस चीज में हेल्प करता है ये बताना है। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग में, मतलब जो भी कंसेप्ट होता है उसकी अवधारणा, सॉरी ये समझ की अवधारणा है बट ये अवधारणा की समझ होगी, मैं इसको ठीक कर देती हूँ। चलो ये ठीक हो गया है। संकल्पना की समझ, कंसेप्ट मतलब अवधारणा भी हो सकती है और संकल्पना भी हो सकती है, तो इसमें हेल्प करेगा। किसी की मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करेगा, मतलब बच्चा उसका जो फ्रेंड है, जो पीयर है, वो सहकर्मी है, वो बेसिकली जो है उसकी गलतफहमियों को दूर करेगा। रैपो बिल्डिंग बनाएगा, तालमेल बनाएगा या फिर क्वेश्चनिंग करेगा, पूछताछ करेगा, है ना। देखिए हम प्योर ट्यूटरिंग क्यों कराते हैं, हमें कई बार लगता है कि हम एज ए टीचर थोड़े से इफेक्टिव नहीं हो रहे हैं। आपको लगता है कि बच्चा आपसे जो है शाय फील कर रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है, कुछ पूछ नहीं पा रहा है, या फिर आपको लगता है कि एक बहुत ही लो अचीवर बच्चा है, स्लो लर्नर बच्चा है जिसको हेजिटेशन हो रही है आपसे कुछ पूछने में, वो फिर भी सर हिला के कहता है ठीक है हो गया है हो गया है, या फिर वो ध्यान नहीं दे रहा है। तो ऐसे में आप पीयर ग्रुप्स का यूज करते हैं। पीयर ग्रुप इंटरैक्शन होता है, पीयर ग्रुप इंटरैक्शन से बच्चे एक दूसरे से बात करते हैं, वहां उस लेवल पर वो कंफर्टेबल भी होते हैं। कंफर्टेबल होंगे तो ऑब्वियसली जो कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग होगी वो काफी अच्छी डेवलप होगी उनके अंदर, क्योंकि जब पीयर टू पीयर इंटरैक्शन होता है, जिसको पियाजे भी बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, वो कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग में बहुत हेल्प करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इम्प्लाइज यूज ऑफ वंस। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस का मतलब होता है चिंतनशील अभ्यास। आप रिफ्लेक्टिव कब होते हैं? जब आपने कोई काम किया है, आप उसके ऊपर रिफ्लेक्शन कर रहे हैं कि ठीक है ये इस तरह से रहा, उसको एक तरह से क्रिटिकली इवेलुएट करते हैं आप कि ये ठीक रहा, ये कमी रही, इस चीज को मैंने ऐसे किया अपने, मतलब एक तरह से होता है ना कि आप अपनी जो चिंतन प्रक्रिया है उस पर दोबारा से चिंतनशील अभ्यास कर रहे हैं एक तरह से। तो ये क्या होगा रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस? ये सिर्फ संज्ञान होगा? सिर्फ संज्ञान नहीं होता है, इसको बोलते हैं मेटाकॉग्निशन, यानी कि थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। जब आप अपनी सोच के बारे में सोच रहे होते हैं तो वो मेटाकॉग्निटिव थिंकिंग होती है। ये रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस भी इसी का पार्ट होती है, ठीक है। लर्निंग यहाँ पर नहीं होगी, रीइंफोर्समेंट ऑफ लर्निंग नहीं होगा, यहाँ पर होगा मेटाकॉग्निशन। इस मेटाकॉग्निशन को एग्जैक्टली हिंदी में क्या कहते हैं ये प्लीज कमेंट कर देना, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट इसका नहीं पता है। आई थिंक अधिसंज्ञान बोलते हैं इसको हिंदी मीडियम में, तो देख लेना हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेटाकॉग्निशन को क्या बोलेंगे, ठीक है। तो ये मेटाकॉग्निशन होता है थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। जब आप थिंकिंग के ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं, आपने जो भी किया है उसके एक तरह से रिफ्लेक्टिव वो होता है। देखिए, और टीचर जो होता है वो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर होता है, तो जब भी कोई काम करता है तो उस पर रिफ्लेक्ट बैक जरूर करता है। उसको फीडबैक भी चाहिए होता है, फीडबैक के ऊपर भी वो रिफ्लेक्ट करता है कि ये फीडबैक आया है, फिर अपना भी एक पर्सनल फीडबैक आ ही जाता है कि हाँ मैंने ऐसे किया, इतना किया, तो मुझे लगता है ये ठीक था, ये गलत था, वो उस तरह की चीजें। तो ये होगा आपका मेटाकॉग्निशन। नेक्स्ट है लिसनिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर ए टीचर टू। लिसनिंग बहुत जरूरी है एक टीचर के लिए। किस चीज के लिए? एड्रेस द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लर्नर, कि शिक्षार्थी की आवश्यकताओं को संबोधन करने के लिए, नॉलेज लेने के लिए, लर्नर को मतलब हास्यात्मक उसके रखने के लिए कि ठीक है भाई आप सुन रहे हैं तो बच्चा जो है थोड़ा सा ह्यूमरस रहेगा। इवेलुएट द लर्नर फॉर द प्रोग्रेस मेड, या फिर आप बच्चों को इवेलुएट करने के लिए लिसनिंग कर रहे होते हैं, तो ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर ये है कि लिसनिंग, यहाँ पर सिर्फ आप इवैल्यूएशन, असेसमेंट, इन चीजों पर मत जाइए। आप बच्चे को सुन रहे हैं, किसी भी चीज में सुन रहे हैं। बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो आप सुन रहे हैं, बच्चा हाथ खड़ा करके कह रहा है मैं कुछ कहना चाहता हूं तो आप सुन रहे हैं। तो सुनना बहुत सारी चीजों में हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर आप किस लिए करते हैं ये? टू एड्रेस द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लर्नर, कि बच्चों की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके क्या नीड्स हैं, वो क्या कहना चाहता है, वो सुनना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वो सुनेंगे आप तभी आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को जो है सक्सेसफुल बना पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है सिमेंटिक बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन इज इम्प्लाइड व्हेन द, यानी कि संचार की शब्दार्थ बाधा निहित है जब। सिमेंटिक होता क्या है? बेसिकली मीनिंग मेकिंग प्रोसेस है एक तरह से। जब मीनिंग ऑफ वर्ड, सेंटेंस, इन सब की बात आती है तो वो सिमेंटिक्स कहलाता है। तो सिमेंटिक बैरियर मतलब समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये क्या है? सिग्नल इज लॉस्ट, कि सिग्नल चला गया है, रिसीवर तक नहीं पहुंचा। मैसेज ट्रांसमिटेड बाय द सोर्स इज अनक्लियर, जो मैसेज था वो अनक्लियर था। रिसीवर की अटेंशन जो है, जो प्राप्त करता है उसकी अटेंशन भंग हो गई है। रिसीवर डज नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द मैसेज, तो जैसे मैंने बताया कि मीनिंग है, आपके पास मैसेज तो पहुंच गया है बट आपको समझ में नहीं आया, दैट मीन्स इट इज अ सिमेंटिक बैरियर, कि आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाए चीज को। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर, जो है इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम। तो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट चल रहा है तो वो क्या होता है? आगमनात्मक तर्क जिसको बोलते हैं। तो ये यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर टू यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल टू यूनिवर्सल है, या फिर पर्टिकुलर टू पर्टिकुलर है। तो देखिए, जब हम किसी स्पेसिफिक चीजों से, यानी कि विशिष्ट चीजों से जब हम जनरल की तरफ, सामान्य की तरफ बढ़ते हैं, विशिष्ट से सामान्य की तरफ जाते हैं, तो वो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट या इंडक्टिव रीजनिंग कहलाता है। तो यहाँ पर क्या होगा? यूनिवर्सल मीन्स यहाँ पर जनरल मानकर चलिए, ठीक है। पर्टिकुलर का मतलब होता है विशेष, तो विशेष से कहां तक जा रहे हैं हम? जनरल यानी कि सामान्य तक। तो सार्वभौमिक भी यहाँ पर वही सेंस दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, कि हम पर्टिकुलर टू जनरल की तरफ बढ़ते हैं, पर्टिकुलर तो यूनिवर्सल चीजों की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हो गया इसका करेक्ट ऑप्शन। So guys, this was the video for today. I hope you like it, and again download the app, the Zoravar Classes, and purchase the course immediately. Thank you for watching the Zoravar Classes.